हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 अल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लास्ट 4 to 5 ईयर का पीएवाईक्यू। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, जो मैंने पहले क्वेश्चन लेके रखा है ना, वो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द आरएमएस। इसके ऊपर बेस्ड है बेटा, आरएमएस के ऊपर बेस्ड है। तो पहले आरएमएस से आने से पहले सबसे पहले हम डिफाइन कर ले कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। व्हाट इज द अल्टरनेटिंग करंट? अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है कि जिस करंट का डायरेक्शन एक टाइम के बाद क्या हो बेटा, चेंज हो, मतलब एक टाइम के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे करंट को क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। मतलब टाइम के बाद करंट का डायरेक्शन क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। जैसे डीसी में क्या होता है कि वहाँ पे डायरेक्शन नहीं चेंज होता है, डायरेक्शन हमेशा रहता है कांस्टेंट, जबकि एसी में डायरेक्शन क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो तो अगर ये करंट हम लेके चलते हैं, देख लो, एक साइकिल का पॉजिटिव फिर है नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। और वही चीज़ अगर करंट इस तरह से ले ले, देखो सारा का सारा कौन सा वैल्यू मिल रहा है? पॉजिटिव, तो इसको अल्टरनेटिंग करंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं डीसी। बेसिक यही डिफरेंस है कि मैग्नीट्यूड हमें नहीं कंसिडर करना है, हमें मेनली क्या देखना है कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एक टाइम के बाद चेंज होना चाहिए। तो बेसिक हमें फोकस करना है डायरेक्शन के ऊपर। इसको बोलेंगे एसी, और इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं बेटा? डीसी बोलने वाले। ठीक है। अब क्या होता है कि एसी में हर जगह वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अगर हमें कोई एक सिंगल वैल्यू कंसिडर करना है पूरे करंट के लिए, तो सिंगल जो वैल्यू होता है ना, वही वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं आरएमएस। कौन सा वैल्यू बेटा? आरएमएस। मतलब मान लो डीसी के तो केस में ठीक है, वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन एसी के केस में क्या है कि पूरे एसी में मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? चेंज, डायरेक्शन भी क्या हो रहा है? चेंज। तो उस केस में अगर हमें एक वैल्यू लेना है तो कौन सा वैल्यू लेके चलेंगे? आरएमएस। अब आरएमएस का मतलब क्या होता है कि जो भी गिवन करंट होगा, जो भी गिवन करंट होगा उसको पहले हम स्क्वायर करेंगे। जैसे मान लो आई इज इक्वल टू गिवन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका कौन सा वैल्यू निकालना है बेटा? बटे हमें आरएमएस फाइंड आउट करना है। आई आर एम एस का मतलब क्या है? पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देन इसको क्या करेंगे बेटा? मीन लेंगे। मीन मतलब होता है उसको इंटीग्रेट करेंगे, और लास्ट में क्या लगाएंगे? रूट। और इसको करने के बाद जो वैल्यू आता है ना, दैट इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट को बोला जाता है पिक वैल्यू, दैट इज इक्वल पिक वैल्यू। पिक वैल्यू में कितने से डिवाइड कर दो? रूट टू से, तो कौन सा वैल्यू मिल जाएगा? आरएमएस वैल्यू मिल जाएगा। अब क्वेश्चन समझो अच्छे से। अच्छा, करेंट जरूरी नहीं कि साइन फंक्शन मिले, हम कॉस फंक्शन में भी ले सकते हैं। तो अगर साइन फंक्शन में कंसीडर करें या कॉस फंक्शन में, दोनों केस में जो आरएमएस वैल्यू आएगा वो कितने के बराबर होता है? आई नॉट बाई रूट टू। इधर साइन फंक्शन हो या फिर कॉस फंक्शन, दोनों में आरएमएस वैल्यू कितने के बराबर होगा? आई नॉट डिवाइड बाई रूट टू के इक्वल। क्लियर? अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, अब समझो पहले। आरएमएस करंट गिवन है 15 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, और करंट पूछा है कितने टाइम के बाद? 1/600 सेकेंड के बाद। लेकिन कंडीशन है कि करंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। जब भी करंट जीरो से स्टार्ट होता है ना, वो साइन फंक्शन होता है, क्योंकि साइन में साइन का वैल्यू अगर आप जीरो पुट करोगे तो वैल्यू भी कितने के बराबर? जीरो। तो जब कब हम साइन यूज करेंगे, कब कॉस यूज करेंगे? तो अगर वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो हम यूज करेंगे साइन फंक्शन, अगर वैल्यू मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है तो हम यूज करते हैं कॉस फंक्शन। क्वेश्चन में दिया है जीरो, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, देखो तो यहाँ से आई नॉट बाई रूट टू कितने के बराबर था? आर एम एस। तो अब क्या लिखोगे? आई आर एम एस इंटू रूट टू साइन ओमेगा को लिखा जाता है बेटा 2 पाई एफ इंटू टी। बस अब वैल्यू पुट कर लो। ये है 15 रूट टू साइन 2 पाई। देखो तो फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है बेटा? 50। और कितने टाइम पे चाहिए? 1/600 पे चाहिए। फिर 15 रूट टू साइन ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 100 पाई/600। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। 15 रूट टू इज इक्वल टू पाई/6। पाई/6 मतलब कितना? 30। 30 को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? साइन 30 होता है, साइन 30 होता है 1/2। तो वैल्यू पुट कर लो, 15 रूट टू इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू द 50/√2 एम्पियर। क्लियर हुआ बात?
अच्छा, इसमें एक और चीज़ क्वेश्चन फ्रेम होता है, जैसे देखो ये फंक्शन है साइन का, इसको हम बोलते हैं पिक वैल्यू आई नॉट। करंट को जीरो से पीक वैल्यू जाने में टाइम लगता है T/12। कितना बेटा? T/4। और जो IRMS होता है ना, वो होता है I0/√2 के इक्वल। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि करंट को जीरो से RMS जाने में कितना टाइम लगेगा, वो भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ से। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। आई कितने के बराबर होना चाहिए बेटा? आर एम एस कितने के बराबर है? I0/√2 इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। I0 से I0 कैंसिल, 1/√2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। 1/√2 को क्या लिखेंगे? साइन 45, मतलब 5/4 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ओमेगा को लिख लोगे 2π/टी इंटू स्मॉल टी। पाई से पाई कैंसिल, कितने के बराबर? T/8। मतलब करंट को जीरो से RMS जाने में कितना टाइम लगेगा? T/8। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अगर मान लो हमको RMS से पीक वैल्यू जाना है, ये वाला इसमें कितना टाइम लगेगा? तो देखो, तो टोटल टाइम कितने के बराबर है? T/4। जीरो से RMS जाने में कितना निकाल दिया? T/8। तो RMS से पीक जाने में कितना निकलेगा? तो क्या लिखेंगे? T/8 प्लस टी। टी कौन सा टाइम है? RMS से पीक जाने का। और दोनों का सम कितना होगा? T/4। तो T इज इक्वल टू आगे फिर से कितना बेटा? T/8। मतलब जीरो से RMS जाने में T/8 और फर्दर RMS से पीक जाने में भी कितना लगेगा? T/8 के इक्वल लगेगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना अपना, वो क्वेश्चन क्या है? इस सोर्स का EMF गिवन है, कनेक्टेड टू द कैपेसिटर भी गिवन है बेटा, ऑफ कैपेसिटेंस कितना? C। और किसका रिलेशन फाइंड आउट करना है? करंट फाइंड आउट करना है, सर्किट से करंट कितने के बराबर होगा। और फिर बोला है कि आपको करंट वर्सेस ओमेगा टी और करंट वोल्टेज वर्सेस ओमेगा टी और करंट वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ क्या करना है? ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग सर्किट बनाते हैं। सर्किट में कैपेसिटर लगा है ऑफ कैपेसिटेंस सी। इसके क्रॉस हमने क्या लगा के रखा बेटा? AC सोर्स ऑफ वोल्टेज कितना? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। हमें फाइंड आउट करना है कि इस सर्किट से करंट कितने के बराबर होगा। तो लिखो, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी। टी टाइम के बाद जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, हम क्या लिखेंगे बेटा? Q इज इक्वल टू CV। फिर Q इज इक्वल टू C। V कितने के बराबर है? V0 साइन ओमेगा टी। अब हमें करंट फाइंड आउट करना है। करंट को क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू कितना? dQ/dt इज इक्वल टू d/dt। Q कितने के बराबर है बेटा? C V0 साइन ओमेगा टी। जो भी कांस्टेंट हम बाहर कर लेंगे। C V0 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। और देखो तो P के साथ क्या कांस्टेंट आ रहा है? ओमेगा ना, तो डिफरेंशिएशन में ओमेगा से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना निकला? C ओमेगा C V0 दैट इज अ कॉस ओमेगा टी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V0/1/ओमेगा C कॉस ओमेगा टी। अब एक बात बताओ, ये हो गया आपका, क्या हो गया बेटा? करंट, दैट इज द करंट इन द सर्किट। ये जो टर्म्स है ना, 1/ओमेगा C, जैसे हम लोग जनरली करंट क्या लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं ना, I इज इक्वल टू V/R। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो नीचे में क्या आना पड़ेगा? रेजिस्टेंस आना पड़ेगा, नहीं तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या निकला? V0 समथिंग वैल्यू। तो जो समथिंग वैल्यू है ना, उसको बोलते हैं रिएक्टेंस, दैट इज कॉल्ड बेटा रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या है? दैट्स सो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। लिख लो ये, दैट्स सो क्या बेटा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस लेंगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? अच्छा, अब इस पे कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ वापस। ए फॉर डीसी सोर्स, अगर सोर्स डीसी लगा दे अक्रॉस द कैपेसिटर,
तो डीसी में ओमेगा कितना होता है बेटा 0। अगर ओमेगा 0 हो गया तो जो रेजिस्टेंस ऑफ द डीसी सोर्स हो, रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर जो होगा फॉर द डीसी सोर्स हो कितने के बराबर इनफाइनाइट, और इस केस में करंट कितने के बराबर हो जाएगा 0 के इक्वल। दैट मीन्स कि जो कैपेसिटर है ना वो डीसी के लिए वैलिड नहीं है। मतलब आप जैसे ही कैपेसिटर के क्रॉस डीसी सोर्स लगाओगे इन दैट केस रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और करंट कितने के बराबर 0। तो जनरली हम लोग कैपेसिटर को किसके क्रॉस यूज करते हैं, एक क्रॉस एसी सोर्स यूज करते हैं। अच्छा दूसरा देखो तो एक्स और ओमेगा में कैसा रिलेशन है, इनवर्स या फ्रीक्वेंसी लिख लो। तो जैसे जैसे ओमेगा इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज, और जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा बेटा करंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कैपेसिटर इज सुटेबल और हाई फ्रीक्वेंसी एसी। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होने वाला है ज़्यादा होने वाला है। क्लियर हुआ। चलो अब आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन फ्रेम होगा यहाँ पे, हमने वोल्टेज को कौन से फंक्शन में दिया था, साइन फंक्शन में। करंट कौन से फंक्शन में आया है, कॉस फंक्शन में। हम बोलेंगे जो करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। तो क्या बोलते हैं बेटा फेज डिफरेंस। तो वोल्टेज हमने साइन फंक्शन में दे के रखा है, करंट आया है कॉस फंक्शन में। दैट मीन्स करंट और वोल्टेज दोनों का फेज सेम नहीं है, फेज क्या है बेटा अलग अलग है। एक चीज़ और, साइन और कॉस में हमेशा 90 डिग्री फॉर्म होता है। जैसे साइन फंक्शन आप याद स्टार्ट करो ना, जैसे देखो ये साइन फंक्शन है और यहाँ से जो बेटा यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है कॉस। दैट मीन्स कि साइन आफ्टर 90 डिग्री किसमें कन्वर्ट कर जाता है कॉस फंक्शन में। तो इसलिए बोलते हैं कि कॉस और साइन में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितने के बराबर होता है 90। या फिर आप इसको ऐसे दिखाओगे, याद करने का बेस्ट तरीका ये है कि जो भी साइन फंक्शन है उसको एक्स एक्सिस पे दिखाया जाता है और जो कॉस फंक्शन है तो वाई एक्सिस पे। अब देखो तो जब हम साइन से कॉस की तरफ जाएंगे कौन से सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज, तो बोलेंगे कॉस थीटा जो है विथ रिस्पेक्ट टू साइन थीटा लीड करेगा। कितने एंगल से लीड करेगा बेटा 90 डिग्री। और रिवर्स अगर हम y से x की तरफ आ रहे हैं मतलब कॉस थीटा से किधर है साइन थीटा की तरफ, कौन से सेंस में क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्या होगा बेटा लैगिंग होगा। और जब हम x से जब y की तरफ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में तो इसको क्या बोलेंगे लीड करेगा। अब क्या मतलब है, अब समझो यही चीज़ पूछा गया है। वोल्टेज मैंने लिखा था V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करेंट आया था बेटा वी नॉट बाई 1/ओमेगा से कॉस ओमेगा टी। पहला चीज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एक साइन दूसरा कॉस, तो फेज डिफरेंस पहला हो गया 90। ये क्वेश्चन पहला हो गया। सेकंड, कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा। तो अभी मैंने क्या बोला आपको, जो भी फंक्शन एक्स एक्सिस पे होगा, सॉरी जो भी फंक्शन साइन में होगा उसको एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, ये वोल्टेज हो जाएगा। करंट कॉस में आ रहा है तो देखो तो विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज करंट क्या करने वाला है लीड करने वाला है, कितने एंगल से 90 डिग्री से। तो यहाँ से नोट करके लिख लेना कि इन द केस ऑफ कैपेसिटर जो फेज डिफरेंस होगा दैट विल बी 90 डिग्री। सेकेंड, विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज करंट क्या करेगा लीड करेगा, कितने एंगल के साथ 90। और रिवर्स विथ रेस्पेक्ट टू करंट वोल्टेज क्या करेगा लैग करेगा, कितने एंगल से 90। दोनों का मीनिंग एक ही है। जैसे बोलता हूँ आई एम योर टीचर या फिर आप बोलोगे यू आर माई स्टूडेंट, एक ही बात है ना। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम योर टीचर या फिर ये भी बोल सकता हूँ बेटा यू आर माई स्टूडेंट, तो बात तो एक ही है ना करके, सेम चीज़ यहाँ है। करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज लीड करेगा 90 से, और करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज क्या करेगा बेटा लैग करेगा, कितने एंगल के साथ 90 के साथ। क्लियर हुआ। और इसको चाहो तो आप फेजर डायग्राम बोला जाता है, उसको आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, एक ही बात है। वोल्टेज कौन से फंक्शन में था साइन में, तो ये वाला वोल्टेज। करंट कौन से फंक्शन में है कॉस, तो दैट इज करंट। ये हो गया करंट, ये हो गया वोल्टेज, और फेज डिफरेंस कितने के बराबर बेटा दैट इज 90 डिग्री। कंसेप्ट क्लियर हुआ। ओके अच्छा इसी क्वेश्चन के अंदर ये भी तो हो सकता है ना बेटा कि कैपेसिटर के जगह इंडक्टर ले। टोटल 3 ही पार्ट होता है, कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर। कैपेसिटर का मैंने करा दिया। अगर मैं इंडक्टर की बात करूं, देखो तो इंडक्टर यहाँ पे ले लिया करके, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एन, सेम एसी सोर्स के क्रॉस लगा रहे हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब पूछा जाएगा करंट इन द सर्किट क्या होगा, कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, कहाँ पे फेज डिफरेंस क्या रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे,
एट टाइम टी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, इंड्यूस ईएमएफ जो होता है ना बेटा, होता है E इज इक्वल टू L di by dt, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर, ये फॉर्मूला होता है। फिर देखो तो बेटा ईएमएफ कितना वोल्टेज सप्लाई किए हैं, V इज इक्वल टू कितना, V नॉट साइन ओमेगा टी, लिखेंगे V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू L डी आई बाई डी टी, ठीक है। फिर V नॉट बाई L साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू कितना बेटा, डी आई, एंड देन इंटीग्रेट डी आई, डी आई का इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू V नॉट बाई L, कॉन्स्टेंट है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और किसके रेस्पेक्ट में बेटा, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओमेगा कांस्टेंट, तो ओमेगा से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकला, I इज इक्वल टू V नॉट बाई ओमेगा L कॉस ओमेगा टी के इक्वल। बस अब वही चीज़ जो पहले मैंने डिस्कस किया था बेटा, ओमेगा L, इसको भी बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। आप उसको चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब पहला फॉर डीसी सोर्स, डीसी सोर्स में ओमेगा कितना बेटा, 0, तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 0। तो अगर डीसी सोर्स हमने यूज किया है ना, तो इन दैट केस जो इंडक्टर है वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, 0। दैट मीन्स कि जो इंडक्टर है वो डीसी के लिए सुटेबल है, और जो कैपेसिटर होता है उसके लिए क्या सुटेबल होता है बेटा, एसी सोर्स सुटेबल होता है विथ हाई फ्रिक्वेंसी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एसी के लिए नहीं सुटेबल है, लेकिन मोर जो सुटेबल है वो किसके लिए, डीसी। क्यों, इन द केस ऑफ डीसी यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, 0, करंट क्या होने वाला है, मैक्सिमम। क्लियर, तो लिख सकते हो मोर सुटेबल फॉर डीसी। सेकेंड फॉर एसी, एसी में क्या होगा, जैसे जैसे ओमेगा इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज, तो करंट क्या होने वाला है, डिक्रीज। तो ठीक है, एसी के लिए भी सुटेबल है, लेकिन किसके लिए, सुटेबल फॉर लो फ्रिक्वेंसी एसी के लिए सुटेबल है। तो हम लोग ये भी दिखा सकते हैं, एक्सएल विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा या एफ। देखो तो कौन सा फॉर्मेट है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स ना, कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब थर्ड जो है वो है फेज, दैट इज द फेज। अब देखो पहले वोल्टेज कौन से फंक्शन में दिया था, साइन, करंट कौन से फंक्शन में आया, कॉस, लेकिन कॉस नहीं आया, उसके पहले लगा है माइनस। देखो तो बेटा अभी थोड़ा देर पहले बोल के गया, अगर साइन फंक्शन है तो एक्स एक्सिस पे साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा है तो यहाँ पे दिखाएंगे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, कॉस थीटा है वाई एक्सिस पे, माइनस कॉस थीटा है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल फॉर्म होगा वो लीडिंग होगा, जो क्लॉकवाइज फॉर्म होगा वो लैगिंग। तो वोल्टेज अगर हम बात करें इसके लिए, तो वोल्टेज को हमने कौन से फंक्शन में लिया है, साइन में, तो एक्स एक्सिस पे, करंट कॉस में नहीं आया बेटा, दैट इज द माइनस ऑफ कॉस, तो ये है माइनस ऑफ कॉस, ठीक है। करंट, इस केस में देख लो करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज कैसा एंगल फॉर्म कर रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, लैगिंग, मतलब करंट क्या करेगा, लैग करेगा वोल्टेज के रिस्पेक्ट में विथ फेज एंगल कितना बेटा, π/2। और रिवर्स ये बोलोगे, विथ रिस्पेक्ट टू करंट वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा विथ फेज एंगल कितना बेटा, π/2। एक ही बात है, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट लैग करेगा या करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज क्या करने वाला है, लीड करने वाला है। क्लियर हुआ। एक और एलिमेंट होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। देखो तो थर्ड है फॉर रजिस्टर, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो क्या लिखेंगे, करंट इन सर्किट एट टाइम t, तो लिख लो करंट इन सर्किट एट टाइम t, I इज इक्वल टू कितना बेटा, V/R, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई R। फिर V नॉट बाई R दैट इज कॉल्ड पीक करंट, I नॉट साइन ओमेगा टी, यानी जो पीक करंट है I नॉट कितने के बराबर है, V नॉट बाई R। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ना, लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, एसी का फ्रीक्वेंसी कितना भी हो जाए, रेजिस्टेंस जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो एक चीज़ याद करने वाला चीज़ है
कि रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है ना वो फ्रिक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करता है, लेकिन वही इन द केस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर रजिस्टेंस जो जिसको हम लोग रिएक्टेंस बोल रहे थे वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था बेटा, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था। कैपेसिटर में क्या था, इन्वर्स रिलेशन था, जितना हाई फ्रिक्वेंसी होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। इन द केस ऑफ इंडक्टर कैसा रिलेशन था, डायरेक्टली। सेकेंड, वोल्टेज कौन से फंक्शन में दिया था, साइन। करंट भी कौन से फंक्शन में आया, साइन। तो बोलेंगे कि फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है, इन दैट केस वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, मतलब फेज डिफरेंस कितना, जीरो। करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज भी क्या होने वाला है, मैक्सिमम। दैट इज द फेजर डायग्राम। दोनों सेम फंक्शन ही है। जैसे मान लो ये करंट हो गया और ये क्या हो जाएगा बेटा, वोल्टेज। तो दोनों सेम टाइम पे जीरो, सेम टाइम पे क्या होंगे, मैक्सिमम। इसको बोलेंगे सेम फेज। तो आई थिंक आपको एसी सर्किट बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अच्छा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया है ना, मैंने पहले इंडिविजुअल सर्किट लिया था जिसमें कैपेसिटर लगा था, फिर इंडक्टर लगा था, फिर रजिस्टर लगा हुआ था। अभी तीनों को हम एक साथ लगाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो दैट इज कॉल्ड सर्किट। क्लियर, तीनों को लगा दो सीरीज में। और यहाँ पे हम डिस्कस क्या करेंगे कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होने वाला है। तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, रेजिस्टेंस R, इंडक्टर L, कैपेसिटेंस C। देखो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको पढ़ा के गया था फेजर डायग्राम, कौन लैग करेगा कौन लीड करेगा। तो फेजर डायग्राम के अंदर जो भी वोल्टेज और करंट है ना उसको हम एक वेक्टर से शो कर सकते हैं। इससे शो करते हैं बेटा, एक वेक्टर से। तो वेक्टर के पास दो चीज़ होता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो जो भी साइन कॉस का एम्पलीट्यूड होता है, जो पिक वैल्यू होता है, उसको हम वेक्टर को टर्म्स में बोलेंगे मैग्नीट्यूड। और साइन होगा तो उसको हम दिखाएंगे एक्स एक्सिस में, कॉस फंक्शन में होगा तो किधर दिखाएंगे, अलोंग द वाई एक्सिस। जैसे मान लो वोल्टेज हमने साइन फंक्शन में देख रखा है, तो हम वोल्टेज को किधर दिखाएंगे बेटा, अलोंग द एक्स एक्सिस, ये वी नॉट। अब याद करो रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था। अच्छा एक काम करता हूँ, वोल्टेज हटाता हूँ, पहले मैं करंट पे आता हूँ। देखो तो तीनों से जो करंट रहेगा, करंट करंट का डायरेक्शन क्या रहने वाला है बेटा, सेम रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे करंट दिखाता हूँ, तीनों से करंट जा रहा है। आ रही बात समझ में, है ना। अब आ जाओ, और रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था। वोल्टेज साइन फंक्शन में, करंट भी किधर है बेटा, साइन फंक्शन में, तो इसको दिखाएंगे भी नॉट। कैपेसिटर में याद करो तो करंट क्या कर रहा था, लीड कर रहा था किसके रेस्पेक्ट में, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। वोल्टेज क्या कर रहा था, लैग। तो करंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज लैग करेगा किसके लिए बेटा, कैपेसिटर के लिए। और उसी तरह विथ रिस्पेक्ट टू करंट वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या करता है बेटा, लीड करता है। और ये जो भी वैल्यू दिखाओगे पिक वैल्यू, कौन सा वैल्यू है बेटा, वी आर कर देता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। करंट सबसे क्या है, सेम है। करंट के और वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम। क्यों, क्योंकि दोनों सेम फेज में है। करंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर क्या करता है, लैग करता है नीचे। करंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर क्या करता है बेटा, लीड करता है, इसलिए किधर ऊपर एंटी क्लॉकवाइज में। और तीनों को जब चाहे ना हम, क्योंकि फेजर डायग्राम में हम बोल रहे हैं ना सबको वेक्टर से शो करेंगे, तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ये देखो तो एक दूसरे के किधर है, अपोजिट है ना। नेट वैल्यू कितने के बराबर होगा बेटा, आइदर वी एल माइनस वी सी या फिर क्या, वी सी माइनस वी एल। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ वी एल माइनस वी सी। तो जो नेट वोल्टेज होगा वो इस वाले डायरेक्शन में आएगा। क्लियर हुआ। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से, देखो तो दो वोल्टेज है वी आर और वी एल माइनस वी सी, 200 कितना पे लगाए, 90 पे। तो 90 का जो रिजल्टेंट होता है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। अगर दो वेक्टर्स ए एंड बी 90 पे लगे हैं तो रिजल्टेंट आर होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, इज इक्वल टू हो गया। अब v इज इक्वल टू कितना बेटा, रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस कितना, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। अब ये जो v होता है, या तो आप इसको आर एम एस लिख सकते हो या पिक वैल्यू, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। अगर इसको पिक लोगे, वी आर भी क्या होगा, पिक होगा, वी एल माइनस बी सी भी क्या होगा, पिक होगा। इसको आर एम एस लेंगे तो सारे के सारे वैल्यू क्या होंगे, आर एम एस वैल्यू होंगे। अब बोला जाए करंट इन द सर्किट, तो आई वी आर एम एस इज इक्वल टू कितना बेटा, वी बाई। अच्छा करंट से पहले एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। देखो वी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आई इंटू आर, तो लिख लेते हैं आई इंटू आर स्क्वायर, वी एल माइनस बी सी, आई
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा बेटा, आई इंटू जेड। आई सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इस जेड को बोला जाता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस होता है बेटा रेजिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट। इम्पीडेंस का मतलब लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट। अब मेरी बात समझो, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर का रेजिस्टेंस पहले से निकाल के रखा था, तो अगर एलसीआर सर्किट हो जाए तो नेट रेजिस्टेंस जेड इज इक्वल टू कितना, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होगा, देखो तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस और करंट दोनों का डायरेक्शन सेम, नेट वोल्टेज ये, तो दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस फाई। तो यहाँ से हम फाई भी निकाल सकते हैं। ये मान के चल रहे इफ वी एल ग्रेटर देन वी सी, टेन फाई इज इक्वल टू होता है वाई डिवाइड बाई एक्स। वाई पे क्या है बेटा, वी एल माइनस वी सी, नीचे में क्या है वी आर। वी की जगह क्या लिखोगे, आई इंटू आर, आई सब में कॉमन है, कैंसिल होगा, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर, दैट इज द फेज डिफरेंस ऑफ क्या, एलसीआर सर्किट। क्लियर हुआ। फिर बता रहा हूँ भी, दैट इज द वोल्टेज ऑफ द सोर्स। यहाँ पे अगर आर एम एस पुट करोगे तो वी आर वी एल माइनस बी सी भी क्या होगा, आर एम एस पिक पुट करेंगे तो सारे के सारे कौन सा वैल्यू लेके चलेंगे, पिक वैल्यू लेके चलेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। क्लियर। फेज डिफरेंस वी एल माइनस बी सी बाई आर, या फिर क्या बना एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। करंट इन द सर्किट, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। वी कितने के बराबर है, रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। जेड जो भी दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम निकाल लेंगे। जेड कितने के बराबर निकाला है, आर स्क्वायर प्लस कितना बेटा, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब बात समझो अच्छे से अगर पूछा जाए कि सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होगा, सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होगा, जब जेड का वैल्यू क्या होगा बेटा, मिनिमम। तो लिखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन सर्किट। तो अगर आई की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए और आई मैक्स, जो इम्पीडेंस है ना जेड का, कौन सा वैल्यू चले गए बेटा, मिनिमम, जो कितने के बराबर है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। देखो किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जीरो होता है, उससे कम तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव भी होगा तो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव। किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा बेटा, जीरो। ये वैल्यू कितने के बराबर होगा, जीरो। तो वही बोलेंगे इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, इस केस में जेड का कौन सा वैल्यू मिलेगा, मिनिमम, और कितने के बराबर होगा, आर। और इसमें करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो यही चीज़ है कि करंट मैक्सिमम चाहिए तो जेड मिनिमम कितने के बराबर, आर, और करंट क्या होगा, मैक्सिमम। इसको बोला जाता है रेजोनेंस। जब एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है करंट इन द सर्किट क्या होगा बेटा, मैक्सिमम, यानी आई नॉट इज इक्वल टू कितना, वी नॉट बाई आर। और उस केस में जो फेज डिफरेंस वो कितने के बराबर हो गया, जीरो के इक्वल। बात आ रही समझ में। तो रेजोनेंस क्या है, एक कंडीशन है जहां पे करंट इन द सर्किट क्या होने वाला है, मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा, पहला कंडीशन इफ एक्सएल इज इक्वल टू कितना, एक्सी। दूसरा जेड मिनिमम कितने के बराबर हो जाएगा, आर। थर्ड ये भी लिख सकते हैं बेटा, एक्सएल कितने के बराबर होता है, ओमेगा एल, एक्सी कितने के बराबर, ओमेगा सी। ओमेगा इज इक्वल टू 1/रूट ओवर एल सी। इसको ओमेगा नोट करता हूँ। अब मेरी बात समझो, दो तरह का फ्रिक्वेंसी होता है, एक होता है सर्किट, एक होता है सोर्स। तो ये सर्किट का फ्रिक्वेंसी है। अगर सर्किट का फ्रिक्वेंसी और सोर्स का फ्रिक्वेंसी दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, सर्किट का फ्रिक्वेंसी और सोर्स का फ्रिक्वेंसी क्या हो जाए बेटा, सेम, तभी करंट क्या होने वाला है, मैक्सिमम। तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलोगे, रेजोनेंस। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाए, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू कितना बेटा, 1/रूट ओवर। ये ओमेगा बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स किसके बराबर हो जाए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, जो कितने के बराबर है, 1/रूट ओवर एल सी, तभी करंट क्या होने वाला है, मैक्सिमम। तो पहला कंडीशन क्या था, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, रजिस्टेंस क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। फेज डिफरेंस कितना, जीरो। उसको बोलते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा एलसीआर सर्किट, जब करंट क्या होगा, मैक्सिमम। फिर बोलेंगे इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि जो सर्किट का फ्रीक्वेंसी है और जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी है, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम। कितने के बराबर होगा, 1/रूट ओवर एल सी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर दें, ये ग्राफ है, देखो जैसी फ्रीक्वेंसी जो है ना,
ओमेगा नॉट होगा, करंट क्या होगा, मैक्सिमम। और जैसी फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर हो जाए, जीरो, तो करंट कितना, जीरो। इनफाइनाइट होगा तभी करंट कितने के बराबर, जीरो, एंड दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। क्लियर हुआ। अब मान लो कोई भी दो दिया है तो आपको एक ही फार्मूला अप्लाई करना है, बस यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहला जो फार्मूला है नोट करके लिख लो, v इज इक्वल टू रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर, और सेकेंड जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। खत्म। दो एलिमेंट है तो दो यूज करेंगे, तीन है तो तीनों के यूज करेंगे, यही से सारा क्वेश्चन कर लेंगे। तो जैसे देखो तो अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि सोर्स कनेक्टेड टू द रजिस्टर भी है और साथ में क्या है बेटा, इंडक्टर है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस 8, इंडक्टर 6। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन किया हो ना तो याद रखना हमेशा आरएमएस वैल्यू दिया रहता है। कौन सा वैल्यू बेटा, आरएमएस। तो लिख लेते हैं, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 8 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू 6 वोल्ट। क्या बोला है, द वोल्टेज ऑफ द सोर्स, अभी बोला था ना, एक ही फॉर्मूला अप्लाई हुआ, v इज इक्वल टू रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। खत्म। कैपेसिटर नहीं है तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितने के बराबर हो गया बेटा, 10 वोल्ट। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए फेज डिफरेंस भी पूछ लेता तो क्या लिखते हैं हम लोग, tan फाइव इज इक्वल टू कितना लिखाया था, वी एल माइनस बी सी डिवाइड बाई वी आर, ये तो है ही नहीं तो कितना, वी एल बाई वी एल है 6/3/4, दैट इज फाइव इज इक्वल टू कितना, 37 डिग्री। तो जब भी tan फाइव का वैल्यू 3/4 हो जाए तो फाइव कितने के बराबर होगा, 37 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ, सारी बात समझ में। तो ये हमेशा फ्रिक्वेंटली यूज में आने वाला है। जैसे नेक्स्ट, अभी देखो थोड़ा देर पहले बोल के चला गया है, सुन लो पहले। अभी हमारे पास है LCR सर्किट, हाँ, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड देन इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेस। देखो अभी मैंने बोला था ना, ये है ओमेगा नॉट, यहाँ पे करंट क्या होने वाला बेटा, मैक्सिमम, और ग्राफ ऐसे बनेगा। बोला था रेजोनेंस के केस में, तो जैसे जैसे ओमेगा इंक्रीज होगा करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो करंट का मतलब होता है बेटा आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। तो जेड का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो जैसे जैसे ओमेगा इंक्रीज होगा जेड क्या होगा, डिक्रीज होगा। करंट क्या होने वाला है, इंक्रीज। जैसे ओमेगा कितने के बराबर हो जाएगा, ओमेगा नॉट, तो उस केस में जो जेड का कौन सा वैल्यू मिलेगा, मिनिमम कितने के बराबर हो गया, आर। और जैसे ओमेगा क्या होगा, ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, फिर करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, दैट मीन्स जेड का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज। तो जैसे ओमेगा में इंक्रीज करेंगे ना तो जेड का वैल्यू क्या होगा बेटा, पहले डिक्रीज होगा, फिर एक मिनिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, जेड इज इक्वल टू कितना, आर। और जैसे ही ओमेगा का वैल्यू ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हो गया फिर जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वही लिखा है, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो इम्पीडेंस फर्स्ट क्या होगा बेटा, डिक्रीज, एंड देन क्या होगा, इंक्रीज। बात सही है, क्लियर हुआ। ये वाला सर्किट देख लो अच्छे से। हाँ फिर देखो सेकेंड जो है, इफ द नेट रिएक्टेंस XL माइनस XC ऑफ द सर्किट बिकम्स इक्वल टू द क्या बेटा, रेजिस्टेंस, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल कितना, 45। तो लिखो tan फाइव इज इक्वल टू लिखा है तो बेटा XL माइनस XC डिवाइड बाई कितना, R। XL और XC दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, रेशियो 1। तो फेज डिफरेंस कितने के बराबर हो गया बेटा, 45 डिग्री। इफ नेट रिएक्टेंस XL माइनस XC, ठीक है ये भी सही है, करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड करेगा या लैग करेगा, याद करो अभी सर्किट पढ़ाया था, नेट वोल्टेज था और ये करंट था। इस केस में करंट क्या करने वाला बेटा, अगर वी एल का वैल्यू किससे ज़्यादा हो जाए बेटा, VC से, तो उस केस में करंट लैग नहीं करता है, सॉरी करंट लीड नहीं करता है, करंट क्या करता है, लैग। तो यहाँ पे लीड लिखा है, ये गलत हो जाएगा। क्लियर, याद करो तो मैंने, नेट वोल्टेज ये होगा, नेट रेजिस्टेंस भी यही होगा, इसके रेस्पेक्ट में जो करंट है वो क्या कर रहा है, कौन से सेंस में आ रहा है, क्लॉकवाइज, इसलिए क्या करेगा बेटा, करंट लैग करेगा। ठीक है, चलो रेजोनेंस पे वोल्टेज नहीं दिखाया था ना, एट द रेजोनेंस VL XL इज इक्वल टू कितना बेटा, XC, रिज कॉम्बिनेशन है तो करंट क्या होगा, सेम।
अगर रेजिस्टेंस सेम है तो हम लोग क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू कितना लिखते हैं, I इंटू आर। तो देखो तो सबसे करंट सेम है, वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस। मतलब ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस जितना वोल्टेज एक इंडक्टर के क्रॉस होगा सेम वोल्टेज किसके क्रॉस होगा बेटा, कैपेसिटर। ठीक है, लास्ट ऑप्शन नहीं, ये भी गलत हो गया। एट रेजोनेंस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज मोर, नहीं लिख लो, एट रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड इंडक्टर दोनों का वैल्यू क्या होगा बेटा, सेम होगा। क्लियर। और सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस। तो प्योर रेजिस्टिव का मतलब क्या है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस ऑफ रेजोनेंस सर्किट। देखो बेटा अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा के गया था कि जो एलसीआर सर्किट है उसका जो इम्पीडेंस होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और रेजोनेंस का मतलब होता है करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो करंट मैक्सिमम के लिए जेड क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। मिनिमम वैल्यू हमेशा कितने के बराबर होगा, आर। तो ड्यूरिंग द रेजोनेंस जो एलसीआर सर्किट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जहाँ पे उसका जो इम्पीडेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखो ये क्वेश्चन मैंने शुरू में डिस्कस कर दिया था कि देखो इस रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटर है, कनेक्टेड अक्रॉस द वोल्टेज है, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, और कहाँ निकालना है बेटा, कैपेसिटर के क्रॉस निकालना है। तो पहले हम निकाल लो। देखो पहले तो सर्किट का जेड का वैल्यू बोला था ना, आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल तो है ही नहीं, क्या लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, दैट इज रेजिस्टेंस। और करंट की बात करेंगे तो आई इज इक्वल टू कितना बेटा, भी, क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज, तो सबसे करंट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। करंट कितने के बराबर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड, वी बाई जेड, जेड कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अच्छा अब आ जाओ, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। पीक वोल्टेज कितना होगा, पीक वोल्टेज कितने के बराबर होगा। तो देखो तो वोल्टेज पहले हम लोग निकाल लिए क्या, करंट, आई इज इक्वल टू कितना, वी बाई जेड। तो अगर करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी क्या लेके चलना पड़ेगा, मैक्सिमम। तो एक बार करंट निकल गया तो क्या लिखेंगे, वोल्टेज इज इक्वल टू कितना, आई इंटू आर। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस चाहिए तो वी नॉट इज इक्वल टू आई नोट इंटू आर कर लेंगे। और आई नोट कितना है बेटा, वी नोट बाई जेड नोट नहीं होता है, वी नोट बाई जेड। तो ये हो गया। उसी तरह मुझे क्या चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्सी। आई नहीं पुट करेंगे, आई नोट पुट करेंगे क्योंकि पिक वैल्यू चाहिए। और ये कितने के बराबर है, वी नोट बाई जेड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इंटू एक्सी, 1 बाई कितना बेटा, ओमेगा। क्लियर। फेज डिफरेंस, वोल्टेज एंड करंट, कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, वो भी मैंने करा के रखा हुआ है यहाँ पे। देखो तो ये होता है करंट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये होता है बेटा वी एल, नेट वोल्टेज ऐसे जाएगा, कितने के बराबर जाएगा बेटा, रूट ओवर वी एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दैट इज द नेट वोल्टेज। तो यहाँ पे जो नेट वोल्टेज है विथ रिस्पेक्ट टू करंट क्या करने वाला है, लैग करने वाला है। क्या करने वाला है, लैग करने वाला है। क्लियर हुआ। पहले पढ़ा दिया था कि जो भी सीरीज कॉम्बिनेशन है वहां से सब कुछ आप देख लेना जाके। लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली करता क्या है, देखो ट्रांसफॉर्मर जो है ना, पहले एक सिंपल सा डायग्राम बना देता हूँ ट्रांसफॉर्मर का। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, जहाँ से हम लोग इनपुट देंगे, इनपुट दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट। और ये होता है बेटा जहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या फिर क्या करता है ट्रांसफार्मर कभी भी एसी को डीसी में नहीं कन्वर्ट करता है। एसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, या तो वैल्यू इंक्रीज करेगा या फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टन्स पे। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स N1 है, यहाँ पे कितना है बेटा N2। तो अगर N1 का वैल्यू ग्रेटर देन N2 है तो इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और उल्टा अगर N2 किससे ज़्यादा हो गया, N1 से, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन में क्या करेगा बेटा, वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। स्टेप अप में वोल्टेज को क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। ये बेसिक है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, एक डिवाइस है जो एसी को, लो एसी को किस में कन्वर्ट करेगा, हाई में, या फिर हाई को किस में कन्वर्ट करेगा, लो में। फिर कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा, वो डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है किसके रेस्पेक्ट में,
सेकेंडरी के रेस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो गया किसके रेस्पेक्ट में, प्राइमरी के रेस्पेक्ट में, तो क्या बोलोगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर।